उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार गुरुनगर सिलीगुड़ी में जन पक्षधर वैचारिक पत्रिका धरती के 20वें अंक का लोकार्पण, जो कथेतर विशेषांक के रूप में प्रकाशित है, उसका भव्य रूप से किया गया। ज्ञात हो कि इस पत्रिका के संपादक सुपरिचित साहित्यकार, कवि, आलोचक शैलेंद्र चौहान हैं। विमोचन समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर भीकी प्रसाद वीरेंद्र ने की। पूर्वोत्तर की पत्रिका आपका तीस्ता हिमालय के संपादक साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने अपने स्वागत वक्तव्य में धरती पत्रिका तथा उसके संपादक शैलेंद्र चौहान के साहित्यिक योगदानों को रेखांकित करते हुए लघु पत्र पत्रिकाओं के समक्ष खड़ी चुनौतियों को विस्तार से रेखांकित किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि समय संघर्षी चेतना का निर्माण करता है, इसलिए कलमकारों को समय संघर्ष की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपनी जनपक्षधरता व लेखकीय प्रतिबद्धता पर दृढ़ता के साथ कायम रहना चाहिए। आज आत्ममुग्धता का युग है, इससे रचना कर्म प्रभावित होता है। संपादक शैलेंद्र चौहान ने साहित्यिक पत्रिका के अवदानों पर प्रकाश डालते हुए लघु पत्रिकाओं के सामने जो संकट व चुनौतियां हैं, उस ओर इशारा किया। उन्होंने अपनी साहित्यिक पत्रकारिता की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए पत्रिका के उद्देश्य तथा उसके विभिन्न अंकों की चर्चा करते हुए कथेतर विशेषांक निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर अपनी बात रखी। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे ने कहा कि शैलेंद्र चौहान का साहित्यिक पत्रकारिता में बहुमूल्य योगदान है। उन्होंने महत्वपूर्ण विशेषांकों के साथ धरती पत्रकारिता विशेषांक भी निकाला है। इनके कलम की तेवर शुरू से आज तक बराबर प्रभावी बनी हुई है। इनकी कलम झुकना और चुकना नहीं जानती है। इस अवसर पर देवेंद्रनाथ शुक्ल, डॉक्टर सविता मिश्र, डॉक्टर भीकी प्रसाद वीरेंद्र, डॉक्टर मूनालाल प्रसाद आदि ने साहित्यिक लघु पत्र पत्रिकाओं की दिशा, दशा, संकट एवं चुनौतियों पर बहुमूल्य विचार रखते हुए धरती पत्रकारिता तथा उसके संपादक शैलेंद्र चौहान की हिंदी पत्रकारिता में उनके अवदान की चर्चा की। लोकार्पण समारोह का संचालन कुशलतापूर्वक कवि करण सिंह जैन ने किया। इस अवसर पर सिलीगुड़ी तथा आसपास के लेखक एवं बुद्धिजीवी वर्ग उपस्थित रहे। विशिष्ट साहित्यकार एवं कवि आदरणीय डॉक्टर भीकी प्रसाद वीरेंद्र जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पे आएँ और मंच को सुशोभित करें। आप सबका से स्वागत। ये जो पुस्तकालय आप देख रहे हैं, इनके सशक्त नेतृत्व में ये पुस्तकालय का संचालन हो रहा है। महिला शक्ति जो उत्तर बंग ग्रंथागार के अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री अर्चना शर्मा जी, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ क्या वो मंच पे आए और मंच को सुशोभित करें। इस क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं जानी मानी लेखिका, साहित्यकार। जब मैं ये पुस्तकों के रेट देख रहा था, जब मैं उसके लेखक का नाम पढ़ रहा था, तो जो पुस्तक उठा रहा था उसमें सविता मिश्रा का ही नाम दिखाई दिया। मतलब पूरी रेक में सविता मिश्रा का नाम। इससे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना काम किया है साहित्य जगत में, लेखन के क्षेत्र में। बहुत बहुत सम्मान के साथ मैं सविता जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आएँ और मंच को सुशोभित करें। और आज जो इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हैं, जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, देश के प्रतिष्ठित साहित्यकार जो लगातार अपनी लेखनी के माध्यम से आवाम को जगाने का काम करते हैं और जिनके बहुत सारे लेख मैंने खुद ने भी पढ़े हैं आपका तीस्ता हिमालय के माध्यम से। और एक एक शब्द ऐसा लगता है जैसे मोतियों से पिरोया गया है। ऐसे लेखनी के धनी आदरणीय शैलेंद्र जी चौहान, जो जयपुर से हमारे बीच पधारे हैं, मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूँ। और आप हमारे बीच एक और शख्सियत साहित्य के क्षेत्र में यहाँ उपस्थित हैं। अभी भी पूरे दमखम और ऊर्जा के साथ जवानों को भी चुनौती देते हैं।
अपने ऊर्जा से, लेखनी से आदरणीय DN शुक्ला साहब, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो भी मंच पर आएँ और मंच पर इसी कार्यक्रम का शुभारंभ, जैसा आपको पता है, जब तक आयोजक स्वागत भाषण का प्रस्तुत कर दे तो वो कार्यक्रम शुभारंभ नहीं होता है। तो मैं जो आए और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। लोकार्पण समारोह के अध्यक्ष माननीय भिक्षी प्रसाद वीरेंद्र जी, उत्तरबंग हिंदी ग्रंथागार के सभागार में उपस्थित माननीय अध्यक्षा श्रीमती अर्चना जी, आज के कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं और जिनकी पत्रिका धरती, जो एक वैचारिक पत्रिका है और लगभग पिछले 40 वर्षों से अनियमित रूप से निकल रही है और पूरे देश में पत्रिका की अपनी एक प्रतिष्ठा है, एक जगह है। उसके संपादक साथी शैलेंद्र जी, अग्रज और तीस्ता हिमालय परिवार के सदस्य श्री देवेंद्रनाथ शुक्ल जी, शिक्षाविद डॉक्टर सविता जी, आप सभी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही सभागार में बैठे हुए हमारे अन्य साथी लेखक, कवि एवं साहित्य के विभिन्न विषयों से जुड़े हुए व्यक्तित्व, आप सभी का अभिवादन है। शैलेंद्र चौहान हमारे लिए अपरिचित व्यक्तित्व नहीं है। उनकी शख्सियत का जो सुवास है, जो सुगंध है, उसे आप महसूस करते हैं। उससे आपका कई बार साक्षात्कार हो चुका है और पूरे देश में शैलेंद्र चौहान अपनी वैचारिक लेखनी के लिए, लेखकीय प्रतिबद्धता के लिए, सामाजिक सरोकारों के लिए जाने जाते हैं। और हमारे लिए ये अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आज साथी शैलेंद्र जी हमारे बीच मौजूद हैं और उनकी पत्रिका धरती का आज उत्तरबंग हिंदी ग्रंथागार में लोकार्पण होने जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि आज सबसे अधिक अगर संकट है तो वह साहित्य पर है, संस्कृति पर है। कारण कि साहित्य और संस्कृति को अगर मार दिया जाए, कुंठित कर दिया जाए, तो सामाजिक परिवर्तन या किसी बड़े राष्ट्रीय समस्या को लेकर जन आक्रोश कभी भी नहीं उभरता है। तो इसलिए आज सुनियोजित तरीके से जहां एक कोशिश हो रही है कि जो सामाजिक संघर्षों से जुड़े हुए लोग हैं, साहित्य सृजन में लगे हुए हैं, वैज्ञानिक चिंतन के पैरोकार हैं और सामाजिक समस्याओं को वह समाज जीवन से, राष्ट्र जीवन से अलग करके काट कर नहीं देखते हैं, बल्कि उसके समाधान की दिशा में एक वैज्ञानिक सोच रखते हैं और व्यवस्थाजन विसंगतियों पर प्रहार करते हैं। तो सत्ता सियासत हमेशा इस कोशिश में लगी रहती है कि कम से कम वैसे धारदार, वैसे तेज तरार लेखनी को
किस तरह से कुंठित किया जाए, किस तरह से भोथरा बनाया जाए और पूरे देश पर इसके लिए घोषित रूप से एक कोशिश हो रही है। उस कोशिश के दरमियान लगातार 40 वर्षों से एक वैचारिक पत्रिका का प्रकाशन और संपादन कितना कठिन हो सकता है, हम खुद समझते हैं, आप भी समझते होंगे, क्योंकि इसमें से अधिकतर लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वो साहित्य के विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए हैं, संपादन या प्रकाशन से जुड़े हुए हैं, लेखन से जुड़े हुए हैं। वह इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि किस तरह आज जो है हमारा जो सामाजिक जीवन है वह विपन्न हो रहा है और हम हर समस्या के लिए हम आकाश की ओर देखते हैं, बल्कि धरती की ओर नहीं देखते हैं और समस्या की गहराई में हम कभी उतरना नहीं चाहते हैं, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने ही जो है भाववाद का शिकार होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक सशक्त पत्रिका, राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका का प्रकाशन और संपादन बेहद कठिन है। इस कठिन कार्य के लिए शैलेंद्र चौहान जी जाने जाते हैं और आज मैं उन्हें अंतः हृदय से बधाई देता हूँ इसके लिए, और मेरी अपेक्षा है कि इस कठिन दौर में भी वह निरंतर पत्रिका का प्रकाशन संपादन जारी रखेंगे, यह मेरी अपेक्षा है। लेकिन साथ ही एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, पत्रिका निकालना कठिन कार्य है, आप जानते हैं, लेकिन हम लोग जो साहित्यकार हैं, हम जो कलाकार हैं, कलमकार हैं, सच कहा जाए तो हम सामाजिक संघर्षों से कटे हुए लोग हैं। सामाजिक जीवन हमारा जो है बहुत सीमित जीवन है और मैं समझता हूँ साहित्य के लिए जो सामग्री, चिंतन के लिए एक साहित्यकार को जो सामग्री मिलती है वह सामाजिक संघर्षों से ही वह सामग्री मिलती है। अगर हम सामाजिक संघर्षों से कट जाएं, समय संघर्ष से अगर हम कट जाएं और हमारे दिमाग में अगर पूरा कचरा भर जाए, गोबर भर जाए, तो जाहिर है कि हम वैज्ञानिक तरीके से किसी भी घटना को नहीं देख सकते हैं और घटना को जब देख नहीं सकते हैं तो हम वैज्ञानिक तरीके से उसका विश्लेषण भी नहीं कर सकते हैं, समस्या की समाधान की ओर भी नहीं जा सकते हैं। तो शैलेंद्र जी की अपनी एक खासियत यह है कि इनके जितने भी लेख हैं, चाहे वह कविता हो, कहानी हो या रिपोर्टाज हो, उसमें उनकी अपनी एक दृष्टि है और वह दृष्टि वैज्ञानिक दृष्टि है। वह वही दृष्टि है जिस दृष्टि के कारण जो है पिछले 2 दशक के भीतर लगभग 3 दर्जन से अधिक साहित्यकारों और पत्रकारों की निर्मम हत्या की गई। हत्या किसने की, क्यों की, उसमें सत्ता की क्या भागीदारी रही है, उस ओर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो साहित्यकार है, जो पत्रकार है, वह कभी भी सत्ता की गुलामी नहीं करता है। सत्ता सियासत का वह पक्षधर नहीं होता है। आप एक ऐसे किसी बड़े साहित्यकार का नाम बताइए, वो चाहे हिंदुस्तान के हों या हिंदुस्तान से बाहर के हों, चाहे गोरकी हों या मानवतावादी साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय हों या इवेन मैं रविन्द्रनाथ टैगोर जो मानवतावादी साहित्यकार हमारे इसी बंगाल में हुए, या शरद बाबू या नजरुल इस्लाम, आप किसी भी एक साहित्यकार को बताइए, एक किसी बड़े ऐसे पत्रकार को बताइए जो सत्ता का गुलामी करता हो और सत्ता का पैरोकार हो। देश की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के प्रकृत समाधान की दिशा में जब भी एक लेखक सोचता है तो सामाजिक विसंगतियों में कहीं ना कहीं सत्ता की अहंकारी भूमिका, सत्ता की अवैज्ञानिक सोच सामने आती है और हम महसूस करते हैं कि सत्ता कभी भी यह नहीं चाहती है कि आदमी वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को देखे और समस्या का समाधान की दिशा में वो प्रयासरत हो। कारण कि सत्ता चाहती है कि हम लोगों को विभाजित करें। लोग आपस में अगर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहेंगे
तो सत्ता को सहूलियत होती है, यह बात हमें समझनी होगी। हिंदुस्तान के एक बड़े लेखक हुए हैं प्रेमचंद जी, जिन्हें आप जानते हैं। अब बताइए कि प्रेमचंद जी ने कब सत्ता की गुलामी की? फिरंगी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने लिखा, और फिरंगी हुकूमत के दौरान जब स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं उनके लेखनी में जो है गांधी के अहिंसावादी जो आंदोलन था, उस आंदोलन की छाप हम देखते हैं। और कहीं ना कहीं जब वो समझौतावादी रास्ते को अख्तियार करते हैं, तो प्रेमचंद जी जैसे लेखक की सशक्त जो लेखनी है कहीं कहीं दब सी जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं रामधारी सिंह दिनकर को आपके सामने रखता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर को आप देख सकते हैं, उनकी रचना में कितनी तेजस्विता है, और उन्होंने सत्ता सियासत की किस तरह इन्होंने विरोधिता की, उसके विसंगतियों को उन्होंने चिन्हित किया, चित्रित किया, उस पर प्रहार किया। लेकिन जैसे ही राष्ट्र कवि के आसन पर वह बैठे, उनकी लेखनी दब सी गई है। उसके बाद उन्होंने बहुत महत्व रचनाएं नहीं की। उनकी जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह तब की हैं जब वह राष्ट्र कवि के आसन पर नहीं बैठे थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ लोग सोचते हैं कि सरकारें जब अच्छा काम करती हैं तो उसके पक्ष में भी लिखा जाना चाहिए। ऐसे दो तरह के लोग होते हैं, या तो वह बुनियादी तौर पर वह यह समझ नहीं रखते, नासमझ लोग होते हैं कि सत्ता की भी अपनी एक मीडिया है, उसका प्रचार तंत्र है, उस प्रचार तंत्र के हम भी हिस्सा बनते हैं। जैसे उसका अपना सूचना विभाग है, वह सरकारी उपलब्धियों को जो है प्रसारित करता है विज्ञापन के तौर पर, और हमारे जैसे लोग ही उसको छापते हैं, बहुत सारे अखबार छापते हैं। तो उसका प्रचार तंत्र है जो सूचना देता है, विज्ञापन के तौर पर हम छापते हैं। लेकिन हमारा यह फर्ज नहीं है कि हम अपनी लेखनी से जो है उसके इतर जो है हम सरकारी उपलब्धियों का प्रचार करें, बल्कि हमारा धर्म और हमारा कार्य तो यह होना चाहिए कि जो सरकारी विसंगतियां हैं, सरकार के काम में जो त्रुटि है, उस त्रुटि को हम चिन्हित करें, चित्रित करें, और उसके खिलाफ हम जो है जन आक्रोश पैदा करें। आज के इस समय में शैलेंद्र चौहान जी जिस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, जिस तरह का लेखन कर रहे हैं, उस लेखन में सत्ता की कहीं मुझे दलाली नजर नहीं आती है, कहीं पाखंड नजर नहीं आता है, कहीं धर्म उन्माद नजर नहीं आता है, बल्कि उसमें भारतीयता की जो सामाजिक संस्कृति है उसकी एक हमें झलक महसूस होती है। और समस्याओं के प्रकृत विश्लेषण के द्वारा वह समाज में चेतना जागृत करना चाहते हैं। इसलिए उनको मैं तहे दिल से बधाई देता हूं। आप सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, और आज के कार्यक्रम की सफलता की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आर.पी. सिंह, आपका किस्सा हिमालय के संपादक, हिंदुस्तान एक्सप्रेस के डायरेक्टर। इस क्रम में आदरणीय डॉक्टर विकी प्रसाद वीरेंद्र का सम्मान करेंगे। अक्षरा जी जो उत्तरबंध हिंदी ग्रंथगार की अध्यक्ष हैं, सविता मिश्रा जी विशिष्ट लेखक एवं साहित्यकार वर्णन करेंगे कला के माध्यम से। डॉक्टर आर.पी. सिंह, और प्रियम शुक्ला जी को सम्मानित करेंगे। डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। मैं मंच पर उपस्थित डॉक्टर विकी प्रसाद वीरेंद्र जी, अर्चना शर्मा जी, सुनीता मिश्रा जी,
शैलेंद्र चौहान जी और साहित्यकार युवना शुक्ल जी, उपस्थित साहित्यकार बुद्धिजीवी बंधुओं को अभिनंदन करता हूँ। अभी जो पत्रिका का धरती पत्रिका का 20वें अंक का लोकार्पण हुआ कथेतर साहित्य का को लेकर के, अभी तो मैं इसको पढ़ा नहीं, देखा नहीं, उस पर टिप्पणी करना, कुछ कहना बोलना तो निश्चित रूप से ठीक नहीं रहेगा। लेकिन मैं धरती के कई अंकों को पढ़ा हूँ। पत्रकारिता विशेषांक भी आया था, बहुत अच्छी पत्रकारिता को लेकर के, समसामयिक पत्रकारिता को लेकर के, साहित्यिक पत्रकारिता को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, कई जो रूप हैं पत्रकारिता के, पत्रकारिता की दशा दिशा विभत्स चेहरे को लेकर के शैलेंद्र चौहान जी के संपादन में उस पत्रिका में बड़ा वैचारिक रूप से स्पष्ट विवरण जो है आज की पत्रकारिता को दर्शाया गया था। अलग पत्रिका को निकालना व्यक्तिगत रूप से, विशेष रूप से जो वैचारिक पत्रिकाएं हैं, जनवादी और प्रगतिशील पत्रिकाएं हैं, उनके लिए बहुत कठिन चुनौतियां सामने आती हैं। आज के संवादहीनता के युग में, डिजिटल युग में विशेष रूप से ऐसी पत्रिकाओं को निकालना बड़ा कठिन और चुनौती भरा काम है। लेकिन शैलेंद्र चौहान जी 1979 से शायद इस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। अनियमित पत्रिका है, एक समय सर्विस में थे, सर्विस में रहते हुए भी अनियमित रूप से इस पत्रिका को निकाल रहे थे, संपादन कर रहे थे। और इनको मैं बहुत 35-36 साल से जानता हूँ, उनकी रचनाओं को पढ़ता रहा हूँ। शायद कोई हमको ऐसा लगता है कि हर महीने इनकी 5-6 रचनाएं विभिन्न पत्रिकाओं में, लोक पत्रिकाओं में, वैचारिक पत्रिकाओं में निकलती रहती हैं। और आप लोग अगर आपका तीसरा हिमालय पढ़ते होंगे तो प्राय देखते होंगे कि हर अंक में इनकी कोई न कोई रचना होती है। तो पिछला अंक भी जो है आप देखे होंगे, एक लेख है इनका, लोक पत्रिकाएँ भी, पत्रकारिता भी सीजन कर्म ही है। इस पर भी उनकी टिप्पणियाँ हैं, उसको आप पढ़ें। तो मैं इनको पढ़ता ही रहता हूँ। मैं इनको बार बार शुभकामना देता हूँ कि यह पत्रिका हमेशा निकलती रहे, आप सक्षम रहें, अपने सिद्धांत से, अपने व्यवहार से, सृजन से पूरे समाज को, देश को उत्तम बनाते रहें, सही रास्ता दिखाते रहें और सत्ता और व्यवस्था के खिलाफ सजग होकर के साहस के साथ उसका मुकाबला जरूर करते रहें। बार बार धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मंचासीन अतिथि और सभागार में उपस्थित जो मित्रजन बैठे हैं, सबको अभिनंदन करते हुए, वास्तव में अभी करण जी ने जो आमंत्रित किया बोलने के लिए, एक मात्र औपचारिकता ही है मैं समझता हूँ, क्योंकि एक तो समय का अभाव है, दूसरी बात है कि इस अंक को तो मैंने पढ़ा नहीं जिसका विमोचन होने जा रहा है। और शैलेंद्र चौहान पर जो कहना है, पांडे जी और डॉक्टर साहब ने जितना कह दिया, शायद ही इससे आगे कोई कुछ कह पाए। मुझे लगता है उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को लेकर दोनों व्यक्तियों ने बड़ी ही बारीकी से उजागर किया है। और सचमुच आज किसी पत्रिका का निकालना एक कठिन कार्य, और ऐसे में 1979 से पत्रिका का संपादन कर रहे हैं शैलेंद्र चौहान जी, तो यह कैसा व्यक्तित्व हो सकता है, इससे समझा जा सकता है कि 2-4 अंक निकाल कर संपादक बन जाते हैं लोग, बहुत कुछ बन जाते हैं, आगे पत्रिका निकल नहीं पाती है, कई तरह की कठिनाइयाँ सामने आती है।
तो उन कठिनाइयों को तो इन्होंने भी सामना किया होगा। उन कठिनाइयों के बाद भी आज भी इस अंक का संपादन कर रहे हैं, यह सबसे बधाई के पात्र हैं और अभिनंदन योग्य हैं। यह पत्रिका निरंतर निकलती रहे। और यह तो कहना ही नहीं है, कर्ण जी ने कहा कि निष्पक्ष लिखना, निष्पक्ष तो कुछ होता नहीं है मेरी समझ से, प्रतिबद्धता तो जरूर इनकी है। यह भी स्वीकारेंगे कि प्रतिबद्ध होता है साहित्यकार, किसी न किसी से प्रतिबद्धता उसकी होती है, लेखन यूँ नहीं करता। और मैं तो यह मानता हूँ कि इनके अंदर एक प्रतिबद्धता है। प्रतिबद्धता कुछ भी हो सकती है, और वह प्रतिबद्धता है कि इन्हें आज अग्रसर कर रही है लेखन की ओर, और सत्ता के विरुद्ध लगातार इनकी लेखनी चल रही है। और ऐसे में सत्ता का विरोध करके जीना तो कठिन काम होता है। डॉक्टर साहब ने कहा ही कितने साहित्यकार इस दुनिया में चल बसे और क्या कारण है उसके पीछे, वह कहना उचित नहीं है। और ऐसे में सत्ता का विरोध करते हुए इतने दिनों से पत्रिका का संपादन करना निरंतर और लिखना, तो आवाम के प्रति प्रतिबद्धता है इनकी, जो आज सर्वहारा है, जिसके पास कुछ नहीं है। वैसे लोग इनकी रचनाओं के विषय हैं। और विशेष मैं क्या कहने जाऊँ, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि लंबी फहरिस्त है, तो मैंने औपचारिकता बस ही जो कुछ कहा है, तो विशेष कहने के लिए तो एक अलग हम लोग कार्यक्रम करें, उसमें बैठ कर बात की जाए। तो आपको बधाई इस पत्रिका के लिए, और निरंतर लिखते रहे। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपकी लेखनी कभी बंद न हो, रुके नहीं। बस यह इन शुभकामनाओं के साथ पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले शैलेंद्र चौहान जी की पत्रकारिता को हम बधाई देना चाहते हैं इस नए अंक के साथ। जो समस्या मुन्ना जी के साथ रही वह भी मेरे साथ है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यदि पत्रिकाएं और हों तो हम लोग खरीदना चाहेंगे। अवश्य, मेरा भी वही विचार है। पहली बात यह है, तो यदि पत्रिका आई हो या भिजवाई जा सकती है तो उसकी क्या प्रक्रिया है? बिल्कुल, उसमें पहला तो हम लोग एक संकल्प ले कि ऐसी पत्रिकाओं को उसे हम लोग खरीदें जी। तो एक बात यह है जो हम लोगों को करनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि चूंकि पत्रिका का विमोचन है, तो पत्रिका को इस अंक को विशेषकर हम अधिक से अधिक अपने बीच जगह दें। इसमें जो संपादकीय है उसको केंद्र करके, जो रचनाएं हैं उसका पाठ करवा करके अपने ही लोगों से, तो मुझे लगता है कि इस पत्रिका को हम और भी अपने बीच स्थापित करेंगे और अपने लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो मेरा एक सुझाव है, सुझाव भी नहीं, एक अपेक्षा है, ज़रूरत भी है कि इसमें जो कहानियां हैं, कविताएं हैं और क्या है, लेख भी है, तो उन पर यदि हम आने वाले समय में सप्ताह 2 सप्ताह में यदि उसका पाठ करवाएं, उस पर बातचीत करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि साहित्यकार के रूप में शैलेंद्र चौहान जी पर बातें आई, लेकिन इनकी पत्रकारिता किस नज़रिए से सक्रिय है, उनके द्वारा संपादित रचनाओं के माध्यम से हम लोग जान पाएंगे, हमारे साहित्यकार, पत्रकार, अन्य साथी भी जान पाएंगे। तो इस बात की मैं ज़रूरत महसूस करता हूँ। और जिस दौर में और जिस सक्रियता के साथ शैलेंद्र चौहान जी एक हस्ताक्षर बने हुए हैं हमारे बीच, मैं देखता हूँ पाठ्यक्रम में शामिल कवियों पर भी लिख रहे हैं, खुद भी कविता कर रहे हैं, कहानी कर रहे हैं। आज चूँकि तैयारी विशेष रही नहीं, डॉक्टर साहब ने बहुत सार्थक स्वागत वक्तव्य में एक बात रखी
कि जो राजनीतिक गलियारे में हो रहा है उसे हम विषय बनाएं। इनकी कहानी भूमिका के साथ और एक कहानी का जिक्र मैंने दिखा कि कैसे राजनीति वहाँ हो रही है और वहाँ किसी तरह का कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है, जो यथार्थ है उनको उन्होंने विषय बनाया है। और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं फेसबुक को देखता रहता हूँ और बहुत देखता रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आज जब वर्तमान जो परिदृश्य है और जिस तरह से लेखन आ रहे हैं उसमें साहित्यकार बहुत हैं, निबंधकार बहुत हैं, लेकिन एक शब्द आता है एक्टिविस्ट, कि एक साहित्यकार को यदि एक्टिविस्ट होना पड़े तो क्या करें। सवाल यह है जिस ओर बार बार मैं कहता हूँ हर मंच पर डॉक्टर हमारे साथी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह इशारा करते हैं, बहुत जरूरी है, जिसमें हम चूक जाते हैं। और उस दायरे में हम देखते हैं कि हमारे साथी संपादक शैलेंद्र चौहान जी एक्टिविस्ट के रूप में बने हुए रहते हैं। पाठकों को क्या चाहिए, साहित्यकारों को क्या लिखना चाहिए, पत्रकारिता को कैसे आगे बढ़ाए, ये छोटी छोटी लेकिन बहुत गंभीर टिप्पणियां जो छोड़ते रहते हैं फेसबुक में, ये बहुत काम की है। और मुझे लगता है कि आज यदि इतिहास खड़ा करना है तो फेसबुक में हिस्ट्री 4 वर्ष बाद एक हिस्ट्री आती है कि इस डेट में इन्होंने या हमने क्या किया। यदि साहित्यकारों को सचमुच में इतिहास गढ़ना है तो कुछ कार्यकर्ता के स्तर पर फील्ड में नहीं जा सकते, लाठी लेकर नहीं चल सकते हैं, लेकिन कलम में तो कहा जाता है ना कि सारी चीज़ें समाहित हो सकती हैं, उसे लेकर हम तो उतर ही सकते हैं। बहुत सही बात है कि आज मणिपुर में जो हो रहा है वह हमारी लेखनी का कितना विषय बन रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी प्रेमचंद जयंती सामने आने वाली है और प्रेमचंद पर लंबे चौड़े आदर्श वाले विचार रखे जाएंगे। मेरा मन करता है कभी कभी कि मैं जो अच्छे अच्छे विचार रखे मैं उनके ही पीछे पड़ जाऊं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। प्रेमचंद ने कहा बिगाड़ के भय से सच नहीं बोलोगे। अब सवाल है किससे हमारा बिगड़ने वाला है। शैलेंद्र चौहान जी साहित्यकारों की भी खबर लेते हैं बड़ी अच्छी तरह से, और ये पत्रिका को जुगाड़ने वाले जो होते हैं उनकी भी अच्छी खबर लेते हैं अपने लेखन में। समय की खबर तो लेते हैं, सत्ता की खबर लेते हैं, क्या इनको बिगाड़ का भय नहीं है? सवाल यहाँ बनता है। लेकिन साथ ही अब साहित्य की भी एक मर्यादा है कि कुछ हमारे साथी समझेंगे कि हम राजनीति को विषय क्यों बनाया। यदि राजनीति को विषय उन्होंने नहीं बनाया होता तो मैं एक लेख पढ़ रहा था आते आते, मेरे मोबाइल में मैंने कुछ नोट भी किया था, बैटरी ऑफ होने के कारण मैं रख नहीं पा रहा हूँ। कहानी में कैसे उन्होंने राजनीति को विषय बनाया। आज आश्चर्य की बात है कि स्त्री लेखन शिखर पर है, लेकिन स्त्रियों की राजनीति में क्या दशा हो रही है इस पर ना के बराबर रचनाएं आ रही हैं। मैंने कई शीर्षस्थ लेखिकाओं से मैंने पूछा कि वजह क्या है, तो हम झमेले में नहीं पड़ना चाहते हैं। और इनका काम ही है रोज सुबह उठना और एक झमेला तैयार करना, क्योंकि ये झमेला करेंगे तो हो सकता है हमारा समाज उस झमेले से बाहर निकल पाए। एक पत्रकार की हैसियत से शैलेंद्र चौहान जी जो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सभी करें जरूरी नहीं है, लेकिन उस दिशा में हम जहाँ हैं, जिस स्तर पर हैं, हम कुछ कर तो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बधाई देता हूँ इस पत्रिका को, संपादक को, और उम्मीद यह रखता हूँ कि हमारे बीच ये पत्रिका इसमें शामिल रचनाओं के माध्यम से बहुत दूर तक साथ चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। विचार संक्षिप्त में रखूंगी। मंच पे आसीन अतिथिगण और सभागार में बैठे सभी अतिथिगण को मेरा सादर नमन। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण दिन में आज एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाए हैं और आज विश्व संगीत दिवस भी है।
तो ये दो महत्वपूर्ण दिन है और आज सबसे महत्वपूर्ण दिन हमारा हुआ है कि आज शैलेंद्र चौहान जी सर से मिलने का मौका मिला। मैं इनका नाम बहुत दिनों से सुन रही थी, इनको पढ़ने का भी मौका मिला। आप जानते हैं कि तीस्ता हिमालय की मासिक पत्रिका हमेशा मेरे पास डॉक्टर साहब समय पर पहुंचा देते हैं और मैं पढ़ती हूँ। और शैलेंद्र चौहान जी को मैं बहुत सालों से पढ़ती आई हूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला इनसे रूबरू होने का। तो आज ये सौभाग्य मुझे प्रदान हुआ है और इसके लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस शुभ अवसर पे। और शैलेंद्र चौहान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई इस संपादन के लिए। और हम यही आशा करते हैं कि ये जो पत्रिका है, धरती पत्रिका, ये बहुत साल हो गए और सालों साल आप इस पत्रिका को निकालते रहे और एक दर्पण बन के, हमारे समाज का एक दर्पण बन के आप हमारे समाज के लिए काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मंचासीन समस्त विद्वजन, गुरुजन एंड सभागार में उपस्थित सभी साहित्यकार, विद्वान बैठे हुए हैं। पहली बार शैलेंद्र चौहान जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और आज उनकी पत्रिका धरती का लोकार्पण भी था। इनके विषय में राजेंद्र प्रसाद जी ने जो बात कही उससे मुझे यही लगा, पांडे जी ने भी बताया, उन शब्दों को, उन सब बातों को सुनकर मुझे ये लगा कि ये जो सशक्त लेखनी के एक ऐसे साहित्यकार हैं जो अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को प्रखरता, लोगों को समरसता, लोगों को विविधता देने का काम करते हैं। क्योंकि इनकी लेखनी मैंने पन्ना पलटा है, इसमें केवल एक ही चीज नहीं है, इसमें बहुत चीज का समागम है। स्त्रियों के गर्भाधान से लेकर बहुत कुछ, पीछे पन्ना पलट रही थी मैं, और हमारे भारतेंदु युग से लेकर आधुनिक युग, शुक्ल युग, सब चीज की बातों को ये पत्रिका में समाया। सबसे मुझे अच्छा लगा इनका कवर पेज। पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, मेरी सोच सही है कि नहीं है, ये कवर पेज को देखकर आज धरती की पुकार इस कवर पेज से दिखाई दे रही है। आज हमारी देश की हरियाली मिटती जा रही है और ठूठ बड़े वृक्ष जो दिखाई दे रहे हैं। और आज हमारा जो संगीत दिवस भी है और ये जो हमारे प्राचीन परंपरागत जो संगीत वादक यंत्र है वो सूली पर चढ़ते जा रहे हैं, जो यहाँ पर इन्होंने दर्शाया है। तो आज की मानसिकता को इनकी पत्रिका के कवर पेज से देखकर ही हम समझ सकते हैं, इनकी चिंतन शैली, इनकी लेखन शैली और इनकी सोच इनकी कवर पेज से दर्शाती है। आपके बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी प्रकार आप साहित्य की निरंतर सतत सेवा करते रहिए और आपका जो प्रखर लेखनी का जो जज्बा है वो हमेशा बने रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शैलेंद्र चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू। आज के अध्यक्ष डॉक्टर बीटी प्रसाद वीरेंद्र जी और हिंदी ग्रंथागार, उत्तरबंग हिंदी ग्रंथागार की अध्यक्ष अर्चना जी, शैलेंद्र जी, साथी, मैं जो एक बात ही कह करके अपनी बात समाप्त करूँगा। पहली बात यह है, धरती पत्रिका और धरती पत्रिका शुरू होती है 79 में और उस समय शैलेंद्र जी 25 वर्ष के रहते हैं। आज 2023 44 वर्षों में 20 अंक नाम वही। तो जरा सोचें कि धरती नाम देने के पीछे
कारण क्या हो सकता है, चिंतन क्या हो सकता है। यह किसी देश तक सीमित रहने की बात भी नहीं है। हरी इस धरती को हरी ही रहने दो। हरी धरती रहेगी तो मानव रहेगा। अब मानव का जो विभाजन है यह देश के स्तर पर तो है ही, लेकिन देश के भीतर भी कई देश हैं, बटा हुआ है और उस बटने में भी हिस्सेदारी है और उनको जोड़ने की, बचाने की बात है। दो रूप जो दिखलाई पड़ता है, एक पत्रकार का और एक साहित्यकार का। साहित्यकार केवल वही नहीं कहता जो देख रहा है, वह तो उसका दृष्टा भाव है और दृष्टा भाव तो पत्रकार का भी है। दृष्टा भाव में पत्रकार जिस तरीके से आक्रामक होता है, एक साहित्यकार की जो आक्रामकता है उस ढंग की नहीं होती, बल्कि वह संवेदना के स्तर पर क्रियाशील रहता है। वह व्यक्ति के भीतर की उन शक्तियों को जगाता है जो बदलाव लाने की कोशिश करता है। इसलिए एक ही डंडे से हाँका नहीं जा सकता है। आपका विचार सर्वमान्य हो जाएगा, संभव नहीं है। इसलिए वैचारिक प्रतिबद्धता तो है, एक तरफ अलग प्रतिबद्धता है, दूसरी तरफ कोई अलग प्रतिबद्धता है। इसमें राजनीति है, इसमें देश की प्रभुता समाई है। इसलिए जहां भी देश की बात उठती है, राष्ट्र की बात उठती है, तो वहां की ध्वनि कुछ भिन्न ढंग से हो जाती है। मंच पर आसीन वरिष्ठ साहित्यकार भिकी प्रसाद जी, देवेंद्र शुक्ल सर, सविता जी, अर्चना जी और हमारे विशिष्ट अतिथि साहित्यकार, संपादक, कवि, रचनाकार सैलन चौहान जी और सामने उनकी श्रीमती जी भी बैठी हुई हैं। मैं उन सभी को नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ और उसके साथ अपनी बात रखती हूँ। हमारे सबसे पहले हमारे राजन प्रसाद सर ने दो बातें रखी, एक साहित्यकार का कर्तव्य और एक पत्रकार का क्या कर्तव्य होना चाहिए और किस तरह से जो है पत्रकार लोगों को स्पष्टवादिता के साथ मुखर होकर जो समाज में विसंगतियां हैं या देश में जो स्थितियां चल रही हैं उस पर जो है कलम चलानी चाहिए और एक साहित्यकार के जो कर्तव्य होते हैं उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। अर्चना जी ने धरती पत्रिका का जो आवरण है उसको बड़ी अच्छी तरीके से जो है उस आवरण का आकलन किया है। उसके साथ बहुत सारी दार्शनिक वैचारिक बातें जो है देवेंद्र शुक्ल ने रखी, हमारे ओम प्रकाश सर ने
शैलेंद्र जी के बारे में बहुत सारी बातें बताई और धरती पत्रिका में जिस प्रकार से बहुत सारे विशेषांक आए उसके बारे में चर्चा की। साहित्यकार और जो पत्रकार का जो कर्तव्य होता है, हम कर्तव्यों की बात करते हैं और परंतु मैं कहूँ कि ईमानदारी से एक छटपटाहट की बात कही हमारे भाई अजय जी ने, और महिला लेखिकाओं ने राजनीति पर वो कम लिखती हैं, ये बात भी आई है। तो इन सब बातों को लेकर ही मैं बात करना चाहूंगी। सबसे पहले एक शेर बोलना चाहूंगी कि या खुदा इल्म में होती है वो ताकत कि हजारें शमशीरें झुक जाती हैं एक कलम के आगे। ऐसी बात नहीं है कि साहित्यकारों में छटपटाहट नहीं होती है, शायद साहित्यकारों में सबसे अधिक छटपटाहट होती है। वो चाहता है कि समाज में जो घटित हो रहा है, वो जो देख रहा है, जो भोग रहा है, उसको जो है स्पष्ट रूप से किस तरह से रखा जाए कि बहुत सारे लोग उन विसंगतियों से, उन घटनाओं से प्रभावित हों। ये एक साहित्यकार की छटपटाहट निश्चित ही होती है और जिन जिन कोनों को वो कोनों का सूक्ष्म आकलन करता है, निश्चित ही वो अपनी कलम में, अपने लेख में या कथा में या कहानी में, कविता में उभारने का प्रयास करता है। पूरी तरीके से अगर राजनीति की बात होती है तो राजनीति नहीं, मैं कहूँगी कि कुनीति है। तो कुनीति पर बात करना, और ये सब कुनीति के हिस्सेदार हम सभी हैं, क्योंकि हम ही जो है सत्ता पक्ष के लोगों को आसन पर बिठाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप को देखें, एक छोटे से शहर भूटान से मैं आई हूँ, उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहूंगी, तो हम भारतीयों में ये विशेषता होती है कि हम बात बहुत करते हैं। आज ही मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन ये मेरा वक्तव्य नहीं है, जो मैंने पढ़ाया वो मैं बता रही हूँ कि बात बहुत करते हैं, लेकिन जहाँ पर हमें कार्य करना चाहिए वहाँ हम चुप्पी साध लेते हैं। बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जो किसी वाद से मुक्त होकर लिख रहे हैं, सत्ता पक्ष से मुक्त होकर लिख रहे हैं, परंतु अपनी बात रख रहे हैं। भले वो उनका आकलन या उनकी क्षमता या उनका ज्ञान वहां तक नहीं जा पाता है जहां राजनीति कुनीति के रूप में होती, वो नहीं आ पाता है, या सबके अपने अपने क्षेत्र होते हैं, सबके अपने अपने दायरे होते हैं। अगर महिलाएं नहीं लिख रही हैं या झमेले की बात होती है, लेकिन लिखा तो जा रहा है, कहीं ना कहीं महिलाओं के द्वारा भी लिखा जा रहा है और पुरुषों के द्वारा भी लिखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात आती है कि पढ़ा कितना जा रहा है, हम कितना साहित्य पढ़ते हैं। हम बात करते हैं, लेकिन साहित्य के प्रचार और प्रसार की बात निश्चित ही एक साहित्यकार को स्वयं का प्रचार नहीं करना चाहिए, लेकिन साहित्य पढ़ने की जहाँ तक बात होती है तो हमें ही जागृत करना होगा अपनी युवा पीढ़ी को, और ये प्रयास हमें ही करना पड़ेगा कि हम युवा पीढ़ी को जागृत करें। जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैं पढ़ रही थी सर के बारे में कि सर का जन्म जो है जालौन में हुआ है, और जालौन के बगल में झांसी है और वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मुझे सर निश्चित ही एक भाई बंधुत्व वाला भाव आया सर को देखकर, और सर की रचनाओं को देखकर, पढ़कर। बहुत सारी रचनाएं लिखी सर ने, आलोचनाएं भी, कविता भी, कविता से शुरुआत की, कहानियाँ भी, और उसके साथ आलोचना से संबंधित कविताओं साहित्य का या रचनाओं का सृजन किया। उसके बारे में मैं पढ़ रही थी। मैं बहुत धरती पत्रिका के शीर्षक और उसका जो पृष्ठ है, मुख्य पृष्ठ है, उसके बारे में मैं कहूँगी कि वास्तव में पत्रिका का नाम धरती रखना, धरती से जुड़े हुए व्यक्ति ही साहित्यकार हो सकते हैं, और उनकी आकलन क्षमता, अगर जो आकलन क्षमता के साथ साथ धरती से जुड़े हुए लोग ही धरती की बात कर सकते हैं। और आसमान में ऊपर उठने की बात तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर हम आसमान में उड़ने की क्षमता रखते हैं तो हमारे पैर धरती में होना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहूँगी। धन्यवाद जी, सुनीता जी, अर्चना जी और मेरे सारे आदमी मित्र। सिलीगुड़ी के लिए मैं कोई अपरिचित नहीं हूँ। सिलीगुड़ी में कई बार आ चुका हूँ और कई कार्यक्रम यहाँ पर हो चुके हैं जिनमें मैं शामिल हुआ। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पत्रिका के ऊपर चर्चा हो रही है, तो पत्रिकाओं के ऊपर ऐसी चर्चा नहीं होती।
और ये इसका जो विशेष अंक है कथेतर साहित्य, कथेतर गद्य, तो धरती पत्रिका के जो विभिन्न अंक निकलते रहे हैं वो सब अलग अलग विधाओं के साथ और सम्मिश्रित, मतलब सभी विधाएं एक साथ सम्मिलित हुई उसमें, और वैसे अंक में निकलते रहे, सामान्य निकलते रहे। लेकिन क्या है कि अलग अलग तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करना, अलग अलग विषय को प्रस्तुत करना, अलग विधाओं को प्रस्तुत करना, ये भी एक उद्देश्य रहता है। ये बात बहुत अच्छी बताई कि बौद्धिक लोगों की एक पत्रिका है, लेकिन ऐसा नहीं। ये अंक कभी कभी कुछ अंक गरिष्ठ भी निकाले जाते हैं, मतलब हम जो समाज है उसकी जो रुचियाँ होती हैं, अभिरुचियाँ होती हैं, वो भिन्न हों। तो अगर हम कोई अकादमिक कार्य भी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लोग जो हैं वो जो जनतांत्रिक व्यवस्था है, जो जनपक्षधर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, वो उससे अछूते रहते हैं, उसमें समाहित रहते हैं। धरती पत्रिका जो है इसमें ऊपर लिखा हुआ है कि साहित्य और विचार की पत्रिका, तो साहित्य में भी विचार, जब हम देखते हैं साहित्य में विचार, अगर हम साहित्य सिर्फ भावनात्मक साहित्य लिखें, अगर हम कवि सम्मेलनी साहित्य की बात करें, अगर हम चुटकुलों की बात करें जो हास्य कवि हमारे सुनाते रहते हैं, तो वो साहित्य क्या हुआ? तो साहित्य में कोई ना कोई विचार होना चाहिए, साहित्य में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इस पूरे मानव समाज को उन्नत कर सके, उसके जीवन को उन्नत करने की उसमें एक अभिलाषा होनी चाहिए, कामना होना चाहिए। कोई साहित्य कर नहीं सकता, कोई साहित्य व्यक्ति नहीं है जो कोई काम करे, व्यवहारिक काम कर सके, लेकिन साहित्य एक प्रेरणा देता है, प्रेरक के रूप में हमारे सामने आता है। तो ऐसा साहित्य जो जनता का पक्षधर हो, जनपक्षधर हो, जिसमें सबके उन्नति की कामना हो, उन्नति मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, सारी तरीके की उन्नति की जिसमें कामना हो, तो इसलिए ये सारा प्रचार है। हमारा सीमित संसाधन है, हमारे पास में कोई बहुत, हम कोई पूंजीपति नहीं है, हमारे पास कोई संस्थान नहीं है, तो हमारे जो सीमित संसाधन हैं उन सीमित संसाधनों में जो हम कर सकते हैं वही हम कर पाते हैं। तो धरती पत्रिका जो है वो शुरू से इसी तरीके से निकलती रही है, और इसमें कई बड़े बड़े कवि और लेखकों पर अंक निकले। 1983 में इसमें त्रिलोचन जी के ऊपर, त्रिलोचन शास्त्री के ऊपर अंक निकला, उसके बाद में शील जी के ऊपर एक अंक निकला, जनकवि शील, उनके ऊपर एक अंक निकला, शलभ श्री राम सिंह के ऊपर एक अंक निकला। इसके अलावा पत्रकारिता के ऊपर अंक, कश्मीर के ऊपर अंक, जनतांत्रिक जनपदीय लेखन के ऊपर एक अंक। तो इस तरीके से विभिन्न अंक उसके निकलते रहे। पिछला अंक ही इसका जो था वैज्ञानिक चेतना के ऊपर। तो वो जो बात मैं कह रहा था कि सबके भले के लिए, सबको उन्नत होना चाहिए, परंतु सबको बराबरी पे जो पूरी के पूरे जो हमारे यहाँ परेशानियाँ हैं, विसंगतियाँ हैं, दमन है, एक दूसरे को देख नहीं सकते, तो ये सारी चीज़ें हमारे मन से, हम मनुष्यता को उन्नत करने के लिए अगर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए धरती पत्रिका की शुरुआत भी है, और उसमें जो कुछ आता है वो एक नया होता है। आज तक किसी ने कथेतर विधाओं पर अंक नहीं निकाले, ये पहला ही अंक है। किताबें लिखी गई 2, 4, 6, 10 होंगी, ज़्यादा, वो भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कथेतर विधाओं पर चूँकि कथा और कविता बहुत ज़्यादा समाज में प्रचलित है, साहित्य पाठकों के बीच में प्रचलित है, बहुत पढ़ी जाती है, लेकिन उनसे ज़्यादा लोगों को क्या आकर्षित करता है? आपको अगर पढ़ने को दिया जाए तो सबसे ज़्यादा संस्मरण आपको आकर्षित करते हैं, आत्मकथाएं आपको आकर्षित करती हैं, यात्रा वृत्तांत आपको आकर्षित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो उसमें है, डायरी आपको आकर्षित करती है, लेकिन वो डायरी कैसी होनी चाहिए, संस्मरण कैसे होना चाहिए, यात्रा वृत्तांत कैसे होना चाहिए? पर्यटक की दृष्टि से यात्रा वृत्तांत अगर लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं। उसका अर्थ ये है कि आप मनुष्य को विचार क्या दे रहे हैं, उसकी उन्नति में कितने सहायक हैं, उसकी मानसिक जो स्तर है उसको किस तरीके से बढ़ा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर उसमें, पर्यटन हमें क्या देता है, उसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है, उसका मनुष्य की भलाई में क्या पक्ष है, वो सारी चीज़ें अगर आप उस पर विश्लेषण नहीं करेंगे, उसका वस्तुगत विश्लेषण नहीं करेंगे तो कोई अर्थ नहीं। अब हमने योग दिवस की बात की है ना, या संगीत दिवस की बात की। अब इसमें बात ये है कि ये एक हमारे ऊपर प्रभावित करती हैं चीज़ें। योग दिवस है,
सरकार मना रही है, मोदी जी मना रहे हैं, तो हम उसको महान मान लेते हैं। सवाल ये है कि कोई मनाने से चीज़ महान नहीं हो जाती। उस योग का हमारे जीवन में, हमारे जो निचले स्तर का जीवन है, निम्न स्तर के जो जीवन के लोग हैं उनके जीवन में क्या महत्व है, उसकी वैज्ञानिकता क्या है, योग हमें कहाँ ले जाता है, इस समाज को उन्नत बनाने में योग की क्या उपयोगिता है, हमें उस तरीके से बात करनी होगी। संगीत की क्या भूमिका है जीवन में, क्या ये कुछ लोगों के लिए एक सेक्टेरियन टाइप का एटीट्यूड है, हाँ ये इन्हीं लोगों के लिए होता है, संगीत कुछ ही लोग सुनते हैं, योग कुछ ही लोग कर रहे हैं। रामदेव ने काफ़ी प्रचारित किया और हेल्थ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आवश्यक है, हमें इन पर बात करनी चाहिए जनता के बीच में जाके, सब तो बात, लेकिन उसकी एक वैज्ञानिक दृष्टि होनी चाहिए, उसकी दृष्टि सर्व समावेशी होनी चाहिए, जनपक्षधरता की दृष्टि होनी चाहिए कि वो किस काम का है। अगर उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, वो कुछ विशेष वर्गों के लिए सीमित है, तो उसका कोई महत्व नहीं। यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जो हमारा हम यहाँ सब लोग जो बैठे हैं वो मध्यवर्गीय, मध्यवर्ग की सीमा है। मध्यवर्ग जो सोचता है वो सिर्फ अपने लिए सोचता है या ऊपर बढ़ने के लिए सोचता है। उसकी जो ख्वाहिश रहती है वो ये रहती है कि मैं अपने आप को किस तरीके से और विकसित करूं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्रतिष्ठा के रूप में अपने आप को कैसे आगे ले जाऊं। वो अपने से नीचे वालों के बारे में नहीं सोचता, जबकि लोग भूखे हैं, लोग परेशान हैं, उनके साथ विसंगतियाँ हैं, लोग दमित हैं, दलित लोगों के बारे में, स्त्रियों के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में, जिन परेशानियों जो लोग फंसे हुए हैं, सरबराह वर्ग जो है उसके बारे में नहीं सोचता। मतलब मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो साहित्यकार नहीं हैं, तो वो मुझसे बात करते हैं, कई बार वो बात करते हैं तो कहते हैं कि ये देखिए, ये जो स्लम्स में रहते हैं, निचली बस्ती के जो लोग हैं, ये लोग बहुत सुखी हैं। क्यों सुखी हैं भाई? सरकार इनको पेंशन देती है, सरकार इनको राशन मुफ्त में देती है, सरकार इनको हर चीज़ में फ़ायदा देती है, स्वास्थ्य के रूप में फ़ायदा देती है, इनके घर में टीवी है, इनके घर में फ्रिज है, तो ये लोग हमसे ज़्यादा सुखी हैं। अब इस दृष्टि को, इस मानसिकता को आप क्या कहेंगे? मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा करिए कि उनके जीवन को अपने जीवन से बदल लीजिए। अगर वो बहुत ज़्यादा सुखी है तो आप सुखी हो जाइए, उनको दुखी रहने दीजिए, उनको मध्य वर्ग में ले आइए और आप निम्न वर्ग में चले जाइए, तो आप सुखी हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं करेंगे, उसके लिए तैयार नहीं है। तो ये जो मध्य वर्ग का पूरा मानसिकता है, ये बहुत विचित्र मानसिकता है। इसीलिए अगर हम मध्य वर्ग में रहते हुए धरती का प्रकाशन करते हैं तो ये उसी स्तर पर ली जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गंभीर चीज़ें पढ़ना पसंद नहीं करते, उन्हें चुटकुले पढ़ना पसंद है, अच्छी चीज़। वो ये नहीं सोचते अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो शायद हमारी रुचि और अच्छी होगी। रुचि में संवर्धन तो होता ही है ना, तो रुचि अच्छी करने के लिए कोई मेहनत नहीं करना चाहता। मध्य वर्ग की दूसरी विशेषता ये है कि इस पत्रिका को खरीदने की, अभी एक बात कही जो हमारे साहब ने, अजय साहब ने, कि इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा कि इसे लोग खरीदें, खरीदने के बाद पढ़ें और लोगों को बांटें। तो लोग खरीदना भी नहीं चाहते। हमारा जो मध्य वर्ग है, खासतौर से इन्हीं के प्रजाति के लोग, जो प्रोफेसर लोग हैं खासतौर से, वो प्रोफेसर लोग जो है वो चाहते हैं कि हम स्थापित हैं, है ना, इस क्षेत्र में स्थापित हैं, सबको हमें दे देना चाहिए, मुफ्त में किताबें देनी चाहिए, मुफ्त में पत्रिकाएं देनी चाहिए, है ना। हम नहीं देंगे तो ये हमारा अपमान होगा, अगर ये मुफ्त में नहीं देंगे, पैसे मांगेंगे हमसे। तो ये जो भाव है, ये भाव भी डिस्करेज करता है इन सारी चीज़ों को। भाई हम आपको मुफ्त, आप अगर पढ़ने के शौकीन हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, आप उसमें योगदान करना चाहते हैं, तो आप 500 रुपये इधर खर्च कर देंगे, मॉल में चल जाएंगे, चाय खर्च कर देंगे, सिनेमा देख लेंगे, लेकिन इसके लिए 150-200 रुपये आप नहीं दे सकते। तो ये जो मानसिकता है मध्यवर्गीय, तो ये मानसिकता के चलते भी ये साहित्य और जो खासतौर से विचार वाला साहित्य, ये जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा। साहित्य को हम लोग यहाँ पे 20-25 लोग बैठे हुए, कायदे से होना ये चाहिए थे कम से कम 50-60 लोग होते तो पत्रिका के बारे में जानते। अब पत्रिका के बारे में हम नहीं जान पा रहे हैं, हम अभी तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक उसको जानना और भी मुश्किल है। तो इसका जो विमोचन आज हुआ है वो इसीलिए यहाँ पे डॉक्टर साहब ने करवाया है। तो डॉक्टर साहब, ये जो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि जो उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार है,
यहाँ पर किताबें ही किताबें और किताबें बढ़ती चली जा रही। तो उसमें अगर इस तरीके की पत्रिकाएं हैं तो उन्हें पढ़ा जा सकता है, उससे लाभ लिया जा सकता है, और ये बहुत अच्छा काम, एक अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर। तो इस तरीके की पत्रिकाएं पढ़ी जाए। दूसरा, इस तरीके की पत्रिकाओं में ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो उनके प्रचार भी होगा उसका। तो ये हमारे काम की है या नहीं है, और किस दृष्टि से हमारे काम की है। सबसे बड़ी चीज़, वैज्ञानिक आपको मानसिकता की तरफ ही ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं। हम अंधविश्वास में जीना पसंद करते हैं, हम विसंगतियों में जीना पसंद करते हैं, हम दिमाग को कुंद रखने में जीना पसंद करते हैं। हम ये बोलते हैं इस्लाम वाले लोग हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। अगर ये हमारी मानसिकता है, अंधविश्वास के अच्छा है, रूढ़ियाँ अच्छी हैं, परंपराएं अच्छी हैं, तो उसके साथ में उनको एक खुराक तो चाहिए ही चाहिए जो उनको बेहतर कर सके। तो उस बेहतरी के लिए ऐसा साहित्य पढ़ना आवश्यक होता है, और यही हमारी कोशिश होती है कि हम इसे अपनी इसी प्रतिबद्धता के साथ कि समस्त मानव जाति का जो है वो उन्नति हो, और वो उन्नति आर्थिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, स्वास्थ्य में हो, हर तरीके से हो। तो उसके लिए हम जो छोटा मोटा काम कर सकते हैं, अपनी सीमा में रह के जो काम कर सकते हैं, वो सबको करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं निकल रही हैं, कोई एक अकेली पत्रिका नहीं है ये, और कोई मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा। मेरी जो इतनी सारी मेरे आत्मीय मित्रों ने तारीफ़ की, ये उनका बड़प्पन है, मैं उतनी तारीफ़ के काबिल नहीं हूँ। हर व्यक्ति अगर ऐसा छोटा मोटा काम कर सकता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत छोटा काम है मेरे हिसाब से। इसे सब लोगों को अलग अलग भाव से करना चाहिए, कोई व्यक्ति का काम नहीं है ये, मैं इसमें व्यक्ति नहीं होता ये, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें समाज के लिए, सारे लेख हैं जो भी हैं वो मेरे अपने लिए नहीं है, ना मेरी कोई संस्था है, ना मेरी उसमें कोई भूमिका है, ना ही मेरा उससे कोई बहुत महत्वाकांक्षा है। ये सारा साहित्य जो है लोगों के पास जाए, उनकी मानसिक उन्नति हो, वो आगे बढ़ें, और पूरे के पूरे समाज को, जिसमें विसंगतियां हैं, जिसमें तमाम तरीके की जो है वो परेशानियां हैं, लोगों को तंग करने की स्थितियां हैं, दलितों को, गरीबों को, आदिवासियों को, बहुत सारे लोगों को जो है उनको उनका अधिकार नहीं प्राप्त होता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में सोचा जाए। तो अगर ये कुछ थोड़ा बहुत भी कर सकता है तो ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात होगी, और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और इस आयोजन में शामिल हुए। और मैं चाहूँगा कि ये पत्रिका आप सब लोग देखें, एक बार कम से कम कुछ पढ़ने की कोशिश करें, जिनको न रुचे वो भी कम से कम एक लेख पढ़ लें, तो शायद कुछ उनको अच्छा लगे। और बाकी मतलब की लोग हैं ऐसे ही एक दो प्रश्न पूछ सकती हूँ सर। हाँ, इसमें बहुत व्यवहारिक परेशानियाँ होती हैं। देखिए, पत्रिका छापने में अगर अच्छी पत्रिका आप निकालना चाहते हैं तो आपको जो सामग्री बुलानी होती है, वो सामग्री आपको अच्छी सिलेक्ट करने के लिए बहुत लोगों से दुश्मनी भी मोल लेनी होती है, हमारे जैसे इन्होंने बताया। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें इसकी छपाई करवाओ, संपादन करो इसका, फिर इसको छपवाने जाओ, छपवाने में बहुत समय लगता है, प्रेस वाला बहुत तंग करता है। उसके बाद में इसको जब आ जाए तो इसको पैकिंग करो, इसकी पैकिंग करने के बाद इसको डिस्पैच करो, फिर उलाहना लो, फिर उलाहना लो, डिस्पैच करो। तो ये जो है इसमें बड़ा कठिन कार्य है, और इसको जो है करने के लिए हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि किसी को भी प्राप्त हो सकती है। इसमें जो है इसका 300 रुपये मूल्य है, और 3 अंकों के लिए तो कोई भी इसको 50 रुपये जो है इसका डाक खर्च है, कोई भी इसे बुला सकता है। अतिरिक्त है डाक खर्च? हाँ, अतिरिक्त है, तो कोई भी इसे बुला सकता है। डाक खर्च भी बहुत बढ़ गया है। चलिए, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि श्री शैलेंद्र जी, एवं मित्रवर श्री शुक्ल जी, एवं सभागार में उपस्थित सभी विद्वान, आज हमारे लिए यह एक विशेष दिन है कि जयपुर से निकलने वाली एक पत्रिका
का पत्रिका के विशेष अंक का विमोचन यहाँ से। आज जब बड़ी बड़ी पत्रिकाएं बंद हो रही हैं, धर्मयुग बंद हो गया, साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका निकलती थी वो बंद हो गया, जो साधन संपन्न ऐसी पत्रिकाएं, सारिका वगैरह बहुत सारी पत्रिकाएं बंद हो गई। ऐसे समय में पत्रिका निकालना और उसको आगे ले जाना ये बहुत बड़ी बात है। और कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, जैसा बताया शैलेंद्र जी ने, जिनको अनुभव है, जो पत्रिका से जुड़े रहे हैं। बंगला में एक कहावत है, चौंडी पाठ थे कि जूतों सिलाई थे कि चौंडी पाठ, यानी जूता सिलाई से लेकर चंडी पाठ का सारा काम करना पड़ता है संपादक को। पहले पत्र मंगाओ, लेख मंगाओ, उसकी योजना बनाओ, कैसा निकलेगा अंक। जैसे ये विशेष यह अंक है, बहुत संग्रहणीय अंक है, मैंने जो देखा पलट कर। और यह लाइब्रेरी में तो रहनी ही चाहिए। हम लोगों के जो पढ़ने लिखने से जुड़े हुए लोग हैं, वो उनके संग्रह में भी रहना चाहिए। इस प्रकार का अंक है। तो लेख मंगाओ, उसको छपने के लिए दो, फिर उसका प्रूफ रीडिंग करो, और भेजने वाला काम ये तो बहुत कठिन काम है। और पहले तो बहुत रियायत भी मिलती थी, आजकल मिलती है कि नहीं पता नहीं, बंद हो गई होगी, क्योंकि जो आती है पत्रिकाएं तो उसमें तो पैसा देते हैं, काफ़ी लगता है। पोस्टेज जो 50 रुपया यदि 3 अंक का लेते हैं तो उससे बेसी लगेगा, 50 में नहीं होगा। और वो भी पहुंच जाए, शिकायत भी आएगी कि पत्रिका ये मिली नहीं, यह अंक मिला नहीं। पत्रिका देखकर हम तो कहते हैं बहुत अच्छा अंक है, बहुत अच्छा, प्रशंसा को बहुत मिलती है, संपादक को प्रशंसा की कमी नहीं होती है। लेकिन पत्रिका केवल प्रशंसा मिलने से नहीं निकाली जा सकती, उसके लिए जो साधन चाहिए, सहयोग चाहिए, वह सहयोग नहीं मिलता। और यह सहयोग जुटाना बहुत कठिन काम है। बहुत पहले कहानी पढ़ी थी मैंने, धर्मयुग में ही शायद पढ़ी थी, वो कहानीकार का नाम भी मुझे याद नहीं है और कहानी का नाम भी याद नहीं है, लेकिन वो एक संपादक के ऊपर लिखी हुई है। कहीं मेरे लेख में कहीं है उसका जिक्र, लेकिन मुझे याद नहीं। उसमें है कि इसी प्रकार प्रशंसा खूब मिलती है। अध्यापक अपने यहाँ से पत्रिका निकालते हैं, पहला अंक निकलता है, काफ़ी प्रशंसा होती है और सहयोग भी मिलता है। कुछ लोग उसके सदस्य बन जाते हैं, पैसा भेज देते हैं और उसके साथ अपनी रचना भी भेज देते हैं। अब रचना संपादक के सामने तो समस्या रहती है, हर रचना को तो वो नहीं छापेगा, उसे जो अब उपयुक्त लगेगी वही रचना चाहिए। उसमें सहयोग देने वाले लोग नाराज भी होंगे, सोचेंगे कि मेरी रचना नहीं छापी और वो क्रिटिसाइज करने लगेंगे। इस प्रकार बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारे इसी इन सारे अनुभवों को लेकर वो कहानी थी, बड़ी अच्छी कहानी थी। मैं भी कभी पत्रिका निकालता था नया आकाश, तो वो उस कहानी का कटिंग मेरे एक मित्र ने भेजी मुझे एक पत्र के साथ कि इस कहानी में मैं आपको देखता हूँ। ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात थी, लेकिन कितना कठिन है पत्रिका निकालना, वह मैं समझ रहा हूँ। और अभी कल परसों ही शुक्ल जी से बात हो रही थी
शैलेंद्र जी को लेकर और इस पत्रिका को लेकर। तो मैंने कहा कि इसमें हर अंक में इनको अपना पैसा तो लगाना पड़ता होगा। इन्होंने तो कहा नहीं, लेकिन मेरा जो अनुभव बताता है कि इसमें अच्छी राशि इनका हर अंक में जाता है। और यह जो अनियतकालीन है, इसका कारण भी यही है, क्योंकि संभव नहीं होता उतना। अब साधारण हम लोग हैं, अब उसी में अपना जो भी पैसा मिलता है पेंशन का, उससे चलाना है, परिवार भी चलाना है, और खर्चे हैं, और उसमें पत्रिका निकालना बहुत कठिन काम है। और एक सुझाव जो आया, इसके सदस्य बने, सदस्य बनने में भी अब इसके वितरण वाली भी व्यवस्था वो है नहीं अपने पास कि बुक स्टॉल में मिल जाए। अब कोई सदस्य बनेगा तो साल का सदस्य बनेगा, तो अनियतकालीन में थोड़ी, अब 3 अंक का जैसे है 300 रुपया और 50 रुपया का 350 रुपया दें, पीछे के 2 अंक और वर्तमान अंक इस प्रकार से मिलेगा। इस प्रकार से जुड़ सकते हैं जो जुड़ना चाहें, तभी पत्रिका आगे निकल पाएगी। आदमी कितना त्याग स्वीकार करेगा, थक जाता है। संपादक भी, उसके ऊपर जिम्मेदारी है, परिवार की बहुत प्रकार की जिम्मेदारियां रहती हैं। तो बिना इसमें विज्ञापन नहीं है, सबसे बड़ी बात है। बिना विज्ञापन के पत्रिका निकालना यह बहुत ही कठिन काम है। अब पता नहीं शैलेंद्र के विज्ञापन क्यों नहीं लेते इसमें, क्योंकि यदि चलाना चाहते हैं तो आपको विज्ञापन का सहयोग लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा, क्योंकि केवल पत्रिका लोग खरीद कर और पत्रिका चला पाना यह बहुत ही कठिन काम है। तो अब ये तो आप संपादक हैं, आप दायित्व तो आपके ऊपर है, तो आप भुगत रहे हैं, भुगतना आप ही को पड़ेगा। जैसे भी इसकी व्यवस्था, मतलब बिना पैसे के पत्रिका निकालना बहुत मुश्किल है, और जो सहयोग हम सोचते हैं कि मिलेगा, वो सहयोग नहीं मिलता। यह मेरा अनुभव है। मैं कामना करता हूँ कि आपका हौसला बना रहे और पत्रिका ये निकलती रहे, क्योंकि बहुत अच्छी पत्रिका है, वैचारिक। इसमें तो निबंध और संस्मरण, निबंध विधा, संस्मरण है, यात्रा विशेषांक है, और डायरी है। तो बहुत अच्छा अंक है, मैं चाहूँगा इस अंक को लेना। और अधिक लाए नहीं है। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके लिए। आपका हौसला बना रहे और निकालते रहे इसी तरह पत्रिका, और हम लोगों को पढ़ने को मिलता रहे, एक कामना है।